तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से, आज के शानदार से और आज के ज़बरदस्त से क्लास में। तो साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर के आए हैं जिस चैप्टर से साथियों हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा, ऐसा कोई साल नहीं गया ना जिससे उस चैप्टर में क्वेश्चन आए ना हो। तो चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जो कि ये फिजिक्स का हमारा दूसरा चैप्टर है। हालांकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये चैप्टर भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हालांकि इससे हर ऐसा कोई साल नहीं गया ना जिस साल में इस चैप्टर से हमारे पेपर में क्वेश्चन ना बने हों। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर हमें पढ़ना होता है नेत्र के बारे में, इसलिए मैंने नेत्र का चित्र यहाँ पर पहले से ही बना दिया है। वीडियो के साथ साथ भाई बनाना थोड़ा कठिन था, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले से ही बनाकर रख दिया ताकि आपको मैं ज़्यादा समझा सकूँ। क्योंकि मान लीजिए मैं आपके साथ यानी सामने चित्र बनाऊँ और साथियों एक दो अगर कॉन्सेप्ट छूट जाता तो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए चित्र जो है बनाया लाया है और यहाँ पर मैं हर एक चीज़ों को अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप उसको समझिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि ये जो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर से हमारे पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये हमारा नेत्र का चित्र है। हमारे पेपर में आएगा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी मानव नेत्र के बारे में बताइए और इसका चित्रों का वर्णन कीजिए और हर एक चीज़ को बताइए कि यहाँ पर कौन चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहली बात, हमारा जो नेत्र होता है वो 3 परत से मिलकर बना होता है। हमारा नेत्र कितने परत से मिलकर बना होता है? हमारा नेत्र 3 परत से मिलकर के बना होता है। तो 3 परत क्या होता है? सबसे पहली बात, यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला परत होता है, ये वाला परत, ये क्या कहलाता है? दृढ़ पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल जो होता है ये कहलाता है दृढ़ पटल। अच्छा, उसके बाद होता है रक्तक पटल। क्या होता है? रक्तक पटल। इसका एक और नाम होता है कोरोइड। रक्तक पटल क्या होता है? दूसरा जो होता है, ये बीच वाला जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो होता है तीसरा परत को हम कहते हैं रेटिना, और यहाँ पर रेटिना में एक ऐसा बिंदु पाया जाता है, एक यहाँ पर बिंदु पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। अब देखिए पीत बिंदु क्या होता है, मैं आपको हर एक चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से बताते हुए चल रहा हूँ, ऐसे आपको हर एक चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो देखिए हर एक चीज़ों का मैं मतलब भी बताते हुए चल रहा हूँ। पीत बिंदु जो होता है, यहाँ पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? बना हुआ प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा स्पष्ट होता। अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति का नेत्र में जो होता प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा और यहाँ पर बना हुआ, कहाँ पर? पीत बिंदु पर। और पीत बिंदु पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब ये प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पर अधिक स्पष्ट बनेगा और शुद्ध प्रतिबिंब बनेगा। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? अब देखिए ये जो तीसरा परत होता है इसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ये बात मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है अंध बिंदु या पीत बिंदु, यानी ये रेखा यहाँ से क्या होता है? प्रकाश की किरण आती है ऐसे और यहाँ पर आकर के क्या बनाती है? प्रतिबिंब का निर्माण कर देती हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अंध बिंदु क्या होता है? जब मानव के नेत्र में कोई दोष हो जाता है, यानी मानव नेत्र में दोष हो जाता है, तो ये वाली रेखाएं जो यहाँ पर जा रही हैं वो यहाँ पर जाने लगेंगी, यहाँ पर आने लगेंगी जब यहाँ पर आने लगेंगी तब जो है व्यक्ति को नहीं दिखाई देगा, व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। यानी यहाँ पर क्या होता है? इसको हम अंध बिंदु या मतलब ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। यानी अंध बिंदु को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड पॉइंट भी कहते हैं। यानी यहाँ पर अगर प्रकाश की किरणें आ जाती हैं ये वाली, तो यहाँ पर व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, यानी व्यक्ति अंधा हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो होता है प्रकाश सिराएं कहाँ पर जाती हैं? यहाँ से प्रकाश सिराएं मस्तिष्क में जाती हैं। यहाँ से प्रकाश सिराएं कहाँ पर जाती हैं? यहाँ से प्रकाश सिराएं मस्तिष्क में जाती हैं। अब बताइए प्रकाश सिराएं मस्तिष्क में क्यों जाती हैं? अब भाई मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये वस्तु कोई देखा, यहाँ पर मैंने कोई वस्तु को देखा, ये कोई भाई लड़का है, इसने वस्तु को देखा। अब वस्तु को देखा, ये बात कैसे पता चलेगी ये कौन सी चीज़ है? ये मान लीजिए मैंने देखा ये किताब है,
ये क्या है, किताब है। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा, केवल भाई देख लीजिए, मान लीजिए ये है कैमरा, ये क्या है, कैमरा है। अब इस कैमरा को जब तक हम किसी कंप्यूटर से नहीं जोड़ेंगे कैमरा को, तो वो कैसे बताएगा कि कैमरा, क्या कैमरा वैसे चल जाएगा? नहीं, उसको हम किसी कंप्यूटर से जोड़ेंगे तब वह बताएगा कि हाँ ये चीज़ रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो प्रकाश सिराएं होती है वो यहाँ से मस्तिष्क में जा रही हैं। अब कंप्यूटर क्या कर रहा है, दिमाग का काम कर रहा है। और यहाँ पर भी ये केवल नेत्र से देख लेने से हमें पता नहीं चलेगा, केवल आँख से देखने पर हमें ये नहीं पता चलेगा, उन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं करा पाएगा। ज्ञान कौन कराएगा? मस्तिष्क। यानी यहाँ से प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को सिग्नल भेजती हैं और मस्तिष्क जो होता है वो उस चीज़ का ज्ञान कराता है। बताइए, मैंने जितना अभी तक बताया आपको समझ में आई उतनी बातें? बताइए, मैंने कहा कि ये प्रकाश सिराएं मस्तिष्क में जाती हैं और मस्तिष्क जो होता है वो सिग्नल भेजता है कि हाँ ये वस्तु, ये चीज़ें हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। भाई देखिए, मैं आपको हर एक चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर मैंने बताया दृढ़पटल जो होता है वो बाहरी आवरण होता है, ये हमारे नेत्र का सबसे बाहरी परत होता है। और रक्तक पटल बीच वाला होता है। पीत बिंदु या अंध बिंदु, मतलब यहाँ पर जो पीत बिंदु होता है और यहाँ पर अंध बिंदु होता है। पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट होता है, मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब जो होता है एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। अगर यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब आपके नेत्र में कोई दोष नहीं है। और यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर अगर ये रेखाएं आ जाएंगी तो इसे अंध बिंदु कहते हैं, यानी ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। अच्छा, अब प्रकाश सिराएं यहाँ से हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। अब मस्तिष्क जो होता है वो चीज़ों का ज्ञान कराता है। मान लीजिए मैंने वस्तु को किताब, मैंने आंखों से किताब को देखा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये किताब ही है? हम ऐसे नहीं पता कर पाएंगे ना, जब ये प्रकाश सिराएं मस्तिष्क में जाएगी और मस्तिष्क ज्ञान देगा, सिग्नल भेजेगा कि हाँ ये किताब है, तभी तो हमें पता लगेगा कि हाँ ये किताब है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो ये भरा है ये क्या है, कचाभ द्रव है। ये क्या है, कचाभ द्रव है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो होता है ये मांसपेशियाँ होती हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, मांसपेशियाँ होती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मांसपेशियाँ इसके अंदर क्या होता है, भरी होती हैं। अब यहाँ पर सबसे बाहरी जो उभरा हुआ ये भाग है, ये उभरा हुआ जो हमारे नेत्र का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, हम कॉर्निया कहते हैं। हमारे नेत्र का जो उभरा हुआ भाग है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। अच्छा, आइरिस जो होता है वो बीच वाला भाग होता है, ये इसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो होता है पुतली अथवा नेत्र तारा, पुतली अथवा इसे हम नेत्र तारा भी कहते हैं। यहीं पर जो होता है यहाँ से प्रकाश सिराएं अंदर जाती हैं। अच्छा, नेत्र लेंस पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ये क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। और नेत्र लेंस की प्रकृति जो होती है वो क्या होता है, अभिसारी होती है। आपके पेपर में पूछ सकता है नेत्र लेंस की प्रकृति क्या होता है, अभिसारी होती है। और अभिसारी प्रकृति जो होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस। बताइए भाई, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? जितना मैंने बताया अभी तक, जितना मैंने बताया उतना बताइए आपको क्लियर है? मैंने क्या बताया, इसमें जो होता है मांसपेशियां भरी होती हैं। ये जो सबसे ऊपरी यानी उभरा वाला भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। आइरिस जो होता है ये दूसरा वाला होता है, यानी जो दूसरा हमारे आंख नेत्र में जो दूसरा उभरा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या होता है, आइरिस होता है। पुतली अथवा नेत्र तारा, यहाँ से प्रकाश किरणें अंदर जाती हैं और इसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। ये वाला भाग नेत्र लेंस कहलाता है। और हमारे पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है कि नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अभिसारी होती है। और अभिसारी जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्यों होता है, क्योंकि यह प्रकाश मतलब प्रकाश किरणों को क्या होता है, बटोरता है, यानी प्रकाश की किरणों को झुकाता है। बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? यहाँ इसके अंदर जो होता है वो जलीय द्रव होता है। जलीय द्रव क्या होता है, मान लीजिए हमारे नेत्र है ना भाई, हमारे नेत्र में जलीय द्रव होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, जलीय द्रव होता है आंखों में। अच्छा, जलीय द्रव क्या काम करता है, ये जलीय द्रव भाई हमारे आंख की क्या करता है, सुरक्षा करता है। आँख की क्या करता है, सुरक्षा करता है। जैसे मान लीजिए हमारे नेत्र में जो होता है, मान लीजिए मच्छर घुस गया। अब मच्छर जो होगा वो अगर हमारा आँख सूखा रहेगा तो मच्छर हमारे आँख में भी काट सकता है। अच्छा, तो जलीय द्रव काम क्या करता है, जलीय द्रव जो होगा वो मच्छर को क्या कर देगा, अपने अंदर
क्या रख लेगा और मच्छर गीला हो जाएगा तो हमारे नेत्र में नहीं काट सकता है और हम उसे निकाल देते हैं आँख से। तो बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? मैंने इतना नेत्र के बारे में बताया। मैंने नेत्र के बारे में क्या बताया? मैंने ये बताया कि सबसे उभरा हुआ ये सबसे बाहरी आवरण जो होता है यह क्या कहलाता है? दृढ़ पटल कहलाता है। बीच वाला रक्तक पटल या कोरोइड कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है? पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब अत्यधिक स्पष्ट होता है। रेटिना यह तीसरा परत होता है। अंध बिंदु या ब्लाइंड पॉइंट क्या होता है? अंध बिंदु जो होता है यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो दिखाई नहीं देगा। प्रकाश सिराएं जो होती हैं वो प्रकाश सिराओं को हमारे मस्तिष्क में ले जाती हैं। यहाँ से प्रकाश सिराओं को क्या होता है? सिग्नल मस्तिष्क में भेजेंगी और मस्तिष्क उस वस्तु का ज्ञान कराएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर जो होता है वो कचाभ द्रव भरा रहता है। यहाँ पर बीच में जलीय द्रव होता है। ये मांसपेशियाँ यहाँ पर भरी होती हैं और कॉर्निया सबसे उभरा हुआ भाग होता है। आयरिस दूसरा यहाँ पर ये वाला भाग होता है और पुतली अथवा नेत्र तारा यहाँ पर एक बिंदु होता है। जो हमारे नेत्र में भाई सबसे काला वाला भाग होता है यहाँ पर ना, जो कैमरे की भांति एकदम होता है ना, वही हमारा क्या है? नेत्र यानी पुतली अथवा नेत्र तारा होता है। और नेत्र लेंस जो होता है यहाँ पर ये होता है, जो कि नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है। यहाँ पर लिखा है अभिसारी और ये उत्तल लेंस होता है। तो अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो मैं आगे चलूँ। मैं आशा करता हूँ जितना मैंने ये बताया आपको उतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पेपर के लिए। यहाँ से भाई शॉर्ट जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं ना भाई, यहाँ से भी बन सकते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ों को मैंने डिटेल में बता दिया। या आपको अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हों तो मैं आगे बढ़ूँ। तो इसके बाद हम आगे अब देखते हैं। तो देखिए भाई, निकटतम बिंदु यानी निकट बिंदु क्या होता है? सबसे पहली बात यहाँ पर निकट बिंदु, नाम से ही पता चल रहा है निकट, यानी वह न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु जो बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट हम देख सकते हैं, वही निकट बिंदु कहलाता है। और ये हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए निकट बिंदु क्या होता है। सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको निकट बिंदु समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है? कोई लड़का है। ये क्या है? कोई लड़का है। अच्छा, अब इसके सामने एक वस्तु रखी है। यहां पर इसके सामने क्या होता है? एक वस्तु रखी है। अब ये लड़का जो है इस वस्तु को बिना किसी तनाव के यानी वह न्यूनतम दूरी पर रखी। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये मार्कर है, मैं पेन लिया हूं ना भाई, इस पेन को मैं यहां पर ले रहा हूं, यानी वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु हमें आसानी से दिखाई दे, यानी हमारी आंखों में जोर ना लगाना पड़े। अब यहाँ पर भाई मैं नज़दीक ले आऊँगा तो हमारी आंखों से क्या होगा? जोर देना पड़ेगा, तब जाकर के ये वस्तु दिखेगी। लेकिन अगर वह न्यूनतम दूरी पर, मतलब वह कम से कम दूरी पर रखी वस्तु जिसको हम बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देख सकते हैं, वही निकट बिंदु कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? कोई लड़का है। अब यहाँ पर इसके सामने अगर मैं यहाँ पर वस्तु दे रख रहा हूँ तो इसको आंखों में क्या हो रहा है? जोर लगा करके देखना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर रखी हुई वस्तु को ये व्यक्ति जो होता है बिना किसी तनाव के, यहाँ पर रखी हुई वस्तु को बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देख सकता है, वही क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है? देखिए, वह न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु, यहां पर क्या है? वह न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु जो बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखा जा सकता है, वही निकट बिंदु कहलाता है। तो देखिए डेफिनेशन लिखता हूं, वह न्यूनतम या वह निकटतम बिंदु पर रखी हुई, वह न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु, दूरी पर रखी वस्तु जो बिना किसी तनाव के, जो बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाया जा सके। क्या है? वह न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु जो बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई दे।
अत्यधिक स्पष्ट दिखाई दे, क्या कहलाता है? निकटतम बिंदु कहलाता है या निकट बिंदु कहलाता है। निकट निकट बिंदु कहलाता है। मैंने क्या बताया साथियों? मैंने बताया वह न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु जो बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई दे सके, मतलब दिखाई दे, उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। और हमारे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यहां पर लिख लीजिए ये भी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहां पर ये लाइन ध्यान समझिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब क्या है? अगर हम अपने नेत्र के सामने किसी भी वस्तु को अगर हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, यानी 25 सेंटीमीटर की अगर दूरी पर रहेगा वो वस्तु, तब वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर उसकी हम दूरी को कम कर देंगे तो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, मतलब उसे हमारे नेत्र में जोर लगा करके देखना पड़ेगा। यहां पर कहा है ना, वह न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु जो बिना किसी तनाव के, यानी बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई दे। तो हम अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो वह वस्तु हमें क्या होगा? अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये निकट बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको निकट बिंदु समझ में आ गया हो तो मैं दूर बिंदु भी देख लेता हूं, क्योंकि ये निकट बिंदु और दूर बिंदु हमारे पेपर में पूछे जाते हैं भाई। तो आपको इतना समझ में आ गया निकट बिंदु। तो अब हम देखते हैं दूर बिंदु। तो देखिए साथियों, दूर बिंदु क्या होता है? अब हमने निकट बिंदु देख लिया, हम दूर बिंदु देखते हैं। मान लीजिए ये क्या है? ये कोई लड़का है। अब ये लड़का जो है वो क्या होगा? ये लड़का मान लीजिए यहां पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देख रहा था। मैंने आपको बताया ना कि ये यहां पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देख रहा था, तो ये इसका निकट बिंदु हो गया। लेकिन यहां पर मान लीजिए कोई अनंत पर एक वस्तु रखी है और ये वस्तु इसको स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है? तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन? वह दूरतम बिंदु क्या होगा? वह दूरतम बिंदु जिस पर रखी हुई वस्तु नेत्र के द्वारा स्पष्ट देखी जा सकती है, यानी वह दूरतम बिंदु। ये क्या है? दूरतम बिंदु है, यानी अनंत पर वस्तु रखी है। तो और जो होता है स्पष्ट दृष्टि की जो दूरतम बिंदु होता है वह अनंत ही होता है। ये हमारे पेपर में बहुविकल्पी फॉर्म में बहुत बार पूछे जा चुके हैं भाई। तो मैं डेफिनेशन क्या बता रहा हूं? मैं डेफिनेशन आपको याद करा रहा हूं भाई। यहां पर समझिएगा, यहां पर आप समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं क्या बताया, देखिए वह दूरतम बिंदु, यहां पर दूर पर मतलब अनंत पर हमने कोई वस्तु रखा है, तो वह दूरतम बिंदु जिस पर रखी कोई वस्तु नेत्र के द्वारा स्पष्ट देखी जा सकती है, नेत्र का क्या कहलाता है? दूरतम बिंदु कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या होता है? वह दूरतम बिंदु, वह दूरतम बिंदु जिस तक मतलब जिस पर रखी वस्तु नेत्र के द्वारा मैंने क्या बताया? वह दूरतम बिंदु जिस पर रखी, यानी जिस पर, यहां पर बीच में लिख दिया जिस पर रखी वस्तु नेत्र के द्वारा स्पष्ट देखी जा सकती है। स्पष्ट देखी जा सकती है, नेत्र का दूरतम बिंदु कहलाता है। नेत्र का दूरतम बिंदु कहलाता है।
मैंने क्या बताया, वह दूरतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु नेत्र के द्वारा स्पष्ट देखी जा सकती है, नेत्र का दूरतम बिंदु कहलाता है। और नेत्र की जो होता है दूरतम बिंदु अनंत पर होती है। तो यहां पर लिख दीजिएगा, नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। तो बताइए, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। यहां पर ये डिफिनेशन भाई ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पेपर में पूछा जाता है दूर बिंदु किसे कहते हैं। तो वह दूरतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु नेत्र के द्वारा स्पष्ट देखी जा सकती है, नेत्र का दूरतम बिंदु कहलाता है। और नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पर होता है। जैसे मैंने बताया, ये कि कोई लड़का है और ये अनंत पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देख ले रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, दूरतम बिंदु कहलाएगा। तो बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब हम देखते हैं समंजन क्षमता। हालांकि जो समंजन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई हमारे पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं आपको। यहाँ पर सिलेबस को पढ़ाते पढ़ाते प्यारे साथियों मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पर मैं वो भी बता रहा हूँ कि हमारे पेपर में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये बातें अगर आपको क्लियर हो गई हों तो अब हम देखते हैं समंजन क्षमता क्या होता है। तो देखिए, ये जो समंजन क्षमता है भाई, ये समंजन क्षमता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं भाई वो बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, समंजन क्षमता, यानी समंजन क्षमता क्या होती है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, यानी बदल लेती है। लेकिन बदलेगी कैसे, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक वस्तु, मतलब ये कोई आदमी है या भाई कोई लड़का है। अब यहाँ पर इसने एक वस्तु को देखा, ये क्या है, इसने एक जैसे क्या देख लिया, कार को देखा। अच्छा, अब यहां पर क्या था, एक बाइक थी, बाइक थी। अब भाई देखिए, इसने इस कार को देखा, इसने क्या देखा, इस कार को देखा। और देखिए यहां पर जो होता, इसने एक कार को देखा और अचानक इस बाइक को भी देखा, तो इसके फोकस दूरी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। यहां पर देखिए ये क्या होता है, हमारा नेत्र मान लीजिए यहां पर है और ये कितनी दूरी को देख सकता है, यहाँ ये इतनी दूरी को देख सकता है, ये हमारा नेत्र। यानी देखिए ये हमारा दोनों नेत्र हैं और मैं इसकी सिधानी पर जितना भी आगे रहेगा उतना चीज़ें मैं देख सकता हूँ। मतलब इसके सामने, यहाँ पर इसके सामने जितना आगे चीज़ें होंगी मैं उसको देख सकता हूँ। यानी नेत्र जो होता है वो 180 डिग्री का कोण तक देख सकता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये कोई लड़का है, इसने एक कार को देखा और अचानक इसने एक बाइक को भी देखा, यानी मोटरसाइकिल को देखा। तो इसके नेत्र में जो नेत्र की जो है फोकस दूरी है, इसमें बदलाव हुआ या नहीं हुआ। पहले ये कार को देख रहा था और अचानक इसने बाइक को देखा, तो इसके नेत्र में फोकस दूरी बदली या नहीं बदली, बदली भाई। तो वही यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को बदल लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। देखिए अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को बदल लेता है। मतलब यहां पर देखिए अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को बदलता है, बदलता है, समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती
मैंने क्या बताया साथियों, मैंने ये बताया कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को बदलता है समंजन क्षमता कहलाती है। और ये फोकस दूरी को बदलता कैसे? सिलियरी पेशियों के द्वारा ये फोकस दूरी बदली जाती है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई या नहीं बताइए? सिलियरी पेशियां या पश्चिमाभ पेशियां के द्वारा ये फोकस दूरी को बदलता है, उसकी सहायता से बदलता है। तो देखिए यहां पर मैंने ये बताया अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, ये मान लीजिए कोई लड़का है, इसने एक कार को देखा और अचानक इसने भी इस बाइक को भी देखा। अचानक क्या किया, इसने बाइक को भी देखा, तो इसके नेत्र में जो फोकस दूरी है वो बदला, तभी तो इसने इस बाइक को देख पाया। बताइए, तभी तो इसने इस बाइक को देख पाया। तो इसके नेत्र में जो फोकस दूरी बदल रही है उसी को हम क्या कहेंगे? समंजन क्षमता कहेंगे। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आज की क्लास साथियों आपको समझ में आई हो तो आप बताइए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।